पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 56 दिया बुझ गया का पहला हिस्सा। अंबर काफिले के साथ सफर करता हुआ बंगाल पहुंच गया। गदर का हंगामा खत्म हो चुका था। अंग्रेजों ने सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। कलकत्ता शहर पर भी दहशत की फिजा तारी थी। बागियों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा था। उन पर मुकदमे चलाए जा रहे थे। किसी को फांसी और किसी को काले पानी की सजा मिल रही थी। चौक चौक में बागियों की लाशें फांसी पर लटकी हुई थी। गोरे फौजी की शक्ल देखकर लोग भाग जाते थे। जिन लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता था। शहर कलकत्ता की ये हालत थी कि लोग दाने दाने को तरस रहे थे। डर के मारे कोई घर से न निकलता था कि कहीं गोरे पकड़कर फांसी पर न चढ़ा दें। बंदरगाह से बहरी जहाज बागियों के भर भर कर काले पानी पहुंचाए जा रहे थे। अंबर काफिले के साथ सराय में उतर आया। असल में वो नाग और मारिया की तलाश में आया था। यहाँ हालात बड़े ख़राब थे। लखनऊ के आखिरी बादशाह नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने मिटाइल में कैद कर रखा था। उधर किसी हिंदुस्तानी को जाने की इजाज़त नहीं थी। पहले रोज़ अंबर शहर में घूमता रहा। अगरचे कहीं कहीं दुकानें खुली हुई थी, मगर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। गोरा फौज शहर के गली कूचों में गश्त करती फिरती थी। जहां उन्होंने ज़रा सी खबर मिलती कि बागी छुपे हुए हैं, वो उस घर में घुस जाते, बागियों को घसीट कर बाहर खींच लाते और मकान को गिराकर तहस नहस कर देते। उसके बावजूद बागी लोग शहर में छुपे हुए थे और वहां से भागकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश कर रहे थे। अंबर भी हिंदुस्तानी लिबास में था। एक जगह उसने देखा कि एक बागी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये कोई बंगाली नौजवान था। गोरों ने पकड़कर उसके गले में रस्सा डाल दिया। बागी नौजवान ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद का नारा लगाया। जल्लाद ने उसके नीचे से घोड़ा भगा दिया और वो लकड़ी के खंभे के साथ लटकने लगा। रस्सा उसकी गर्दन में फंस गया और वो थोड़ी देर तड़प तड़प कर मर गया। लोगों को डराने के लिए उसकी लाश वहीं लटकती रखी गई। अंबर की सारी हमदर्दियां उन आज़ादी के सिपाहियों के साथ थीं जिन्हें अंग्रेज बागी कहते थे। उसे भी अंग्रेज गोरों से नफरत थी, मगर वो अंग्रेज की फांसी से किस किस को बचा सकता था। वहां तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। अंबर खामोशी से आगे चल दिया। दोपहर हो चुकी थी। वो सराय से काफ़ी दूर निकल आया। उसे कुछ भूख सी महसूस हुई। सोचा थोड़ा बहुत खाना खा लिया जाए। ये इलाका दरियाए जमुना के किनारे वाला इलाका था और उसे काली घाट के नाम से याद करते थे। अंबर ने एक आदमी से पूछा कि भाई यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। उस आदमी ने अंबर को एक भटियारन का पता बता दिया जिसका तंदूर एक गली में था। अंबर वहां आया था। भटियारन तंदूर में रोटियां लगा रही थी। देगचे में उबले हुए चावल और मछली भी रखी हुई थी। अंबर ने चावल मछली एक थाली में डलवाए और लकड़ी के बेंच पर बैठकर खामोशी से खाने लगा। जरा परे एक बंगाली आदमी भी बैठा हुआ था और हुक्का पी रहा था और बार बार अंबर की तरफ शक भरी नजरों से देखता था। अंबर ने कोई ख्याल न किया। फिर उस आदमी ने अंबर से पूछा कि वो कौन है और कलकत्ता शहर में कहाँ से आया है। अंबर ने बताया कि वो जड़ी बूटियों की तिजारत करता है और नेपाल जाने का इरादा रखता है, क्योंकि नेपाल के जंगल जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं। बंगाली कहने लगा, शहर में खून की होली खेली जा रही है और तुम्हें अपने कारोबार की पड़ी है। मालूम होता है तुम अंग्रेज़ों के जासूस हो। अंबर ने कहा, नहीं भाई, मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। एक मुसाफिर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। 2-1 रोज़ बाद यहाँ से चला जाऊँगा। इतने में एक बंगाली लड़की अंदर आई। वो कुछ कहते कहते अंबर को देखकर रुक गई। बंगाली आदमी ने कहा, तुम बंगाली ज़ुबान में बात करो कमला, ये मुसाफिर है, हमारी बंगाली ज़ुबान नहीं जानता। उसे क्या मालूम था कि अंबर तो दुनिया की सारी ज़ुबानें जानता था। लड़की ने बंगाली ज़ुबान में जो कुछ कहा उसका मतलब ये था कि उनके घर में एक ज़बरदस्त किस्म का आज़ादी का सिपाही जिसका नाम चंद्र मोहन था छुपा हुआ था और ये लोग उसे खुफिया तरीके से बंगाल से निकालकर नेपाल की तरफ पहुंचाना चाहते थे। लड़की ने कहा, सारा इंतजाम हो गया है, चंद्र मोहन तैयार है, तुम चलो उसे निकालकर सरहद पार कराई जाए। बंगाली आदमी बोला, मैं तैयार हूँ। अंबर ने कहा, भाई मैं तुम्हारी ज़ुबान जानता हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। इस पर वो लोग चौंके। भटियारन ने कहा, अगर ये जासूस है तो इसे यहीं ख़त्म कर दो, ये गोरों को जाकर बता देगा, चंद्र मोहन को फांसी मिल जाएगी। बंगाली आदमी ने छुरा निकाल लिया। भटियारन ने झट से दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और अंबर के कत्ल का इंतजार करने लगी। अंबर मुस्कुरा कर बोला, भाई तकलीफ ना करो, तुम लोग मुझे मार ना सकोगे। हाँ अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं चंद्र मोहन को सरहद पार कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज़ादी के सिपाहियों से हमदर्दी है, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी गोरों से नफरत करता हूँ। भटियारन ने कहा, यह झूठ बकता है, इसकी बातों में मत आना, इसे कत्ल करके इसकी लाश तंदूर में फेंक दो। बंगाली आदमी ने आगे बढ़कर अंबर पर छुरे से हमला कर दिया। अंबर ने एक ही झटके से छुरा छीन लिया और उसे बंगाली की गर्दन पर रखकर बोला, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले बागियों से मुझे मोहब्बत है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यकीन करो, मैं अंग्रेज़ों का जासूस नहीं हूँ। बंगाली आदमी ने भटियारन की तरफ देखा। लड़की बोली, दादा इसे छोड़ दो, मुझे ये शख्स सच्चा लगता है।
भटियारन कहने लगी, मगर तुमने ये क्या कहा था कि हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है? अंबर मुस्कुरा कर बोला, वक्त आने पर इसका मतलब भी तुम लोगों की समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोग ये बताओ कि चंद्रमोहन किस जगह से सरहद पार करना चाहता है। बेहतर है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो। बंगाली आदमी ने कहा, मैं अपनी बेटी की सिफारिश पर तुम पर एतमाद कर लेता हूं, लेकिन याद रखो अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हमारे साथी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर बोला, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग अंबर को साथ लेकर गलियों गलियों होते एक जगह पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां गोरा फौज मकान को घेरे में लिए खड़ी है। वो जल्दी से एक मकान में घुस गए। वहां उन्हें इत्तला मिली कि गोरों ने चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया है और विक्टोरिया महल ले गए हैं। अंबर ने पूछा, वहां क्या होगा? बंगाली बोला, होगा क्या, एक दिन में मुकदमे की सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी और दूसरे रोज चंद्रमोहन को शहर के किसी चौक में फांसी पर लटका दिया जाएगा। अंबर ने कहा, फिक्र न करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बंगाली लड़की और आदमी तंजिया अंदाज में मुस्कुराए और उदास होकर बोले, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, हम में से कोई कुछ नहीं कर सकेगा। चंद्रमोहन नौजवान लड़का है, उस बेचारे को फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसकी बूढ़ी माँ रो रो कर मर जाएगी, बाप दरिया में छलांग लगा देगा, सारा खानदान तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान के हजारों खानदान इसी तरह तबाह किए जा रहे हैं। हम सिवाय खड़े होकर आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकते। बंगाली लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने कहा, आंसू पोंछ डालो बहन, मैं चंद्रमोहन को बचा कर ले आऊंगा। तुम उसको छुपाने के लिए कोई जगह तैयार कर रखो। जगह अगर सरहद के करीब किसी जंगल में हो तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि गोरों को उसकी भनक भी न पड़ सके। उन लोगों को अंबर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। भला एक नौजवान पूरी अंग्रेज फौज का क्यों कर मुकाबला कर सकता था? उनके दिल परेशान और बोझल थे। उसके बावजूद उन्होंने अंबर को ना रोका। बंगाली दादा कहने लगा, तुम हमारे बच्चे को गोरों के चुंगल से किस तरह बचाओगे? अंबर बोला, ये आप लोग मुझ पर छोड़ देंगे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि चंद्रमोहन किस जगह रखा गया है। शाम तक उन्हें पता चल गया कि चंद्र को शहर से बाहर गोरा कब्रिस्तान के पास एक पुरानी जेल में रखा गया है, जहां गोरा फौज का सख्त पहरा है। मुकदमा रात को चलेगा और सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। अंबर बंगाली दादा और बंगाली लड़की कमला के साथ एक मकान की नीम रोशन कोठरी में जमीन पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। कहने लगा, आपने चंद्र के छुपाने का इंतजाम कर लिया है क्या? बंगाली दादा ने कहा, सारा बंदोबस्त हो गया है। यहाँ से 15 कोस के फासले पर एक जंगल में पुराना मंदिर है। उस मंदिर में चंद्र को छुपा दिया जाएगा और फिर उसे अगली रात सरहद पार करवा कर नेपाल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन भाई, हमें भगवान के लिए ये तो बता दो कि तुम अकेले ये काम किस तरह करोगे? वहां तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। कदम कदम पर गोरे फौजी पहरा देते रहे हैं, जरा खटका होने पर वो गोली चला देते हैं। अंबर कहने लगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। आप अपने काम से गर्ज रखें। क्या आप किसी ऐसे शख्स को मेरे साथ भेज सकते हैं जो मुझे गोरा कब्रिस्तान का रास्ता बता दे? बंगाली दादा ने कहा, क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया, फिजा पर मौत जैसी खामोशी छा गई, तो बंगाली दादा फकीर का भेस बदलकर अंबर के साथ मकान से बाहर निकला। चलते चलते वो शहर के दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ दूर दूर पुरानी इमारतें खड़ी थी। कहीं कहीं मशालों की रोशनी में चौकीदार पहरा दे रहे थे। इमारतें खत्म हुई तो वीरान इलाका शुरू हो गया। यहाँ दरख्त ही दरख्त उगे हुए थे, हर तरफ खामोशी थी। किसी वक्त कोई झिंगर या उल्लू बोल पड़ता था। उस अंधेरे में उन्हें टूटी हुई चारदीवारी नजर आई जिस पर झाड़ियाँ चढ़ी हुई थी। बंगाली दादा ने सरगोशी में कहा, यही गोरा कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान के अंदर वो जेल है जहाँ चंद्रमोहन को कैद किया गया है। अंबर ने कहा, दादा अब तुम वापस जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब तुम्हारा काम खत्म होता है और मेरा काम शुरू होता है। बंगाली दादा ने जरा फिक्रमंद होकर कहा, बेटा अपनी जान की हिफाजत करना, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रमोहन के साथ साथ तुमसे भी हाथ धोना पड़े। अंबर ने सरगोशी में कहा, फिक्र न करो दादा, मैं सुबह होने से पहले पहले चंद्रमोहन को लेकर तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। अंबर ने बंगाली दादा से हाथ मिलाया, उसे रुखसत किया और खुद गोरों के कब्रिस्तान की पुरानी चारदीवारी की तरफ अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। अंबर चंद्र तक पहुंचने से पहले किसी को होशियार नहीं करना चाहता था। कब्रिस्तान की चारदीवारी जगह जगह से ढह गई थी। वो एक शिगाफ में से कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। उस वक्त आसमान पर आधा जर्द चांद निकल आया। उसकी धीमी रोशनी में कब्रिस्तान और ज्यादा डरावना नजर आ रहा था, लेकिन अंबर को किसी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसके इर्द गिर्द टूटी हुई कब्रें बिखरी हुई थीं। उन कब्रों पर सलीब के निशान थे। कुछ निशान झुक गए थे, कुछ गिर पड़े थे। अब उसे हल्की हल्की रोशनी में एक ढलवानी छत के एक मंजिला इमारत का साया सा नजर आया, जिसके दरवाजे पर एक लालटेन जल रही थी। अंबर एक कब्र के पीछे होकर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसने दो गोरों को देखा कि बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। अंबर ने सोचा कि पीछे से इमारत में दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाचे वो कब्रों में से गुजरता इमारत के अकब में आ गया। यहाँ बेशुमार जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। जेल की दीवार में कोई रोशनदान तक न था। सोचने लगा कि किस तरफ से अंदर दाखिल हो। एक बात उसने अजीब देखी थी कि बाहर सिवाय उन दो गोरे फौजियों के और कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। इसका मतलब था कि अगर वो किसी तरह बगैर आवाज़ पैदा किए उन दो गोरों पर काबू पा ले तो बड़ी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। सिवाय उसके और कोई चारा भी नहीं था। अंबर झाड़ियों में से निकलकर वापस पहली जगह पर आ गया।
गोरे दरवाजे के आगे पत्थरों पर बैठकर बातें कर रहे थे। अंबर सोचने लगा कि हमला किस तरकीब से करे कि कोई आवाज़ भी पैदा ना हो और ये गोरे भी अगले जहान को पहुंच जाएं। यहाँ उसे नाग बहुत याद आया, मारिया भी याद आई। वो साथ होते तो ये काम 2 मिनट में हो जाता। इतने में एक गोरा उठकर टहलने लगा। अंबर खामोशी से हालात का जायजा लेता रहा। उसे ये भी एहसास था कि रात गुजरती जा रही है और सुबह सुबह चंद्र को फांसी दे दी जाएगी। वो जेल के दरवाजे के इतना करीब होकर कब्रों में छुपा बैठा था कि उन गोरों की आवाज़ें भी सुन सकता था। टहलते टहलते गोरे फौजी ने कहा, वो ज़रा अंदर जाकर कैदी को देखा है। उसके साथ ही वो इमारत के अंदर चला गया। बस यही वो लम्हा था जब अंबर को अपना काम करना था। अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। अंबर कब्रों में से निकलकर रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ गोरा फौजी पत्थर पर बैठा था। वो उसके पीछे से आगे बढ़ रहा था। गोरे के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी मौत उससे 5 मिनट के फासले पर आ चुकी है। अंबर ने एकदम से शेर की तरह उछलकर गोरे की गर्दन में अपना बाजू डाल दिया और उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गया। गोरे की आवाज़ तक न निकलने दी और गला दबाकर हिलाक कर दिया। अंबर गोरे की लाश के पास खामोश बैठा दूसरे गोरे के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। वक्त बराबर गुजर रहा था, रात बीत रही थी। इतने में मौत दूसरे गोरे को भी इमारत से बाहर खींच लाई। उसने जो आकर देखा कि उसका साथी मौजूद नहीं तो इधर उधर तकने लगा। 1-2 आवाज़ें भी दी। फिर जरा आगे बढ़ा कि देखूं कहीं कब्रों की तरफ तो नहीं निकल गया। गोरा बिल्कुल उस जगह पर आ गया जहां अंबर पहले गोरे की लाश के पास छुपा बैठा था। अचानक अंबर एक बार फिर उछला और उसने गोरे फौजी के सर पर पूरी ताकत से पत्थर मारा। गोरा लड़खड़ा कर गिरा और फिर न उठ सका। उस काम से फारे होकर अंबर भागकर जेल की इमारत के अंदर चला गया। बाएं जानिब एक कोठली थी जिसमें वो 2 सिख सिपाही ताश खेल रहे थे। अंबर रेंगता हुआ आगे निकल गया। एक राहदारी से निकलकर वो आखिरी सुलाखदार कोठली के दरवाजे पर आ गया। उसने देखा कि अंदर मिट्टी का दिया जल रहा है और पत्थर के चबूतरे पर एक नौजवान लड़का सर झुकाए बैठा है। उसके पाँव में मोटी जंजीर बंधी है। ये चंद्र था, चंद्र मोहन। उसने अंबर को देखा तो समझा कि फांसी देने का वक्त आ गया है। वो कुछ नारा वगैरह लगाने ही वाला था कि अंबर ने होंठों पर उंगली रखकर सरगोशी में कहा, खामोश। फिर अंबर ने ताले को हाथ में लेकर मरोड़ दिया। ताला टूट गया। वो अंदर चला गया। बोलना नहीं चंद्र, मैं तुम्हें भगाने आया हूँ। चंद्र हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। समझ गया कि कमला और बड़े दादा ने अपने किसी जानबाज को उसकी जान बचाने के लिए भेजा है, मगर वो हैरान था कि ये शख्स बगैर औजार के उसके पाँव की जंजीर कैसे खोलेगा। फिर उसे ख्याल आया कि जिस तरह इसने ताला हाथ से तोड़ दिया है इसी तरह शायद जंजीर को भी मरोड़ देगा, और ऐसा ही हुआ। अंबर ने एक ही झटके से चंद्र के पाँव की जंजीर तोड़ दी और कहा, आओ मेरे साथ। अंबर चंद्र मोहन को लेकर जब दरवाजे में से गुजरने लगा तो सिख फौजी खबरदार हो गए। उन्होंने बाहर आहट सुन ली थी। अंबर ये नहीं चाहता था कि वहां बंदूक चले और इर्द गिर्द के इलाके में बैठी हुई गोरा फौज होशियार हो जाए। फिर चंद्र का वहां से अगवा होना मुश्किल हो जाता। उसकी खुशकिस्मती और सिखों की बदकिस्मती के वो बंदूक की जगह तलवार खींचकर बाहर आ गए। लालटेन की रोशनी में अब जो उन्होंने देखा कि एक आदमी फांसी के मुजरिम चंद्र को भगाए लिए जा रहा है तो दोनों अंबर पर टूट पड़े। अंबर ने चंद्र से कहा, बाहर की तरफ भागो। चंद्र बाहर को भागा। सिख सिपाही उसकी तरफ भागने लगे कि उसे पकड़कर काबू करें कि अंबर आगे आ गया। दोनों सिपाही मुंह के बल गिरे और तलवारें छूटकर परे गिर पड़ी। अंबर ने एक तलवार उठाई और एक सिख फौजी का वहीं खात्मा कर दिया। दूसरे ने तलवार उठा ली और अंबर से लड़ाई शुरू हो गई। तलवार से तलवार टकराने लगी। अंबर ने सोचा कि वो कब तक इस अहमक सिख से तलवारबाजी करता रहेगा। उसे खुद हलाक होने का तो डर ही नहीं था। बस यूं ही तलवार लेकर आगे बढ़ा। सिख ने 6-7 बार अंबर के सर, गर्दन और सीने पर तलवार मारी, मगर वहां क्या असर होना था भला। उधर अंबर की तलवार अपना काम कर चुकी थी। सिख कटकर 2 टुकड़े हो गया। अंबर तलवार लेकर बाहर को भागा। कब्रों के पीछे चंद्र उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी चलो मेरे साथ चंद्र। उन्होंने दीवार के साथ बंधे हुए घोड़े खोले, उन पर सवार हुए, पिछली रात के चांद की मध्यम रोशनी में फरार हो गए। बंगाली दादा और कमला ने अंबर को जो मकाम बता रखा था, अंबर चंद्र को लेकर वहां पहुंच गया। ये जगह बंगाल की सरहद के करीब थी। उन लोगों ने सारा इंतजाम पहले ही से कर रखा था। चुनाचे चंद्र मोहन को उसी वक्त बंगाल की सरहद से निकालकर आसाम और नेपाल के जंगल में पहुंचा दिया गया। अंबर, कमला और बंगाली दादा के साथ वापस कलकत्ते पहुंच गए। उस वक्त तक दिन निकल आया था। चंद्र के फरार और अंग्रेजी फौज के गोरों के कत्ल की खबर ने गोरा पलटन में आग लगा दी थी। सारे शहर पर पहले ही क़यामत टूटी हुई थी। अब और भी सख्ती शुरू हो गई। ये लोग बटियार खाने में 2 रोज तक छुपे रहे। चंद्र के फरार के शुबे में गोरों ने कई लोगों को पकड़ लिया। बदकिस्मती से उनमें बंगाली दादा का एक पुराना दुश्मन भी शामिल था। उसने मुखबरी कर दी और गोरा फौज ने भटियार खाने पर अचानक छापा मारा। भटियारन और कमला दूसरे मोहल्ले में गए हुए थे। वहाँ सिर्फ बंगाली दादा और अंबर ही थे। गोरों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसी वक्त जंजीरों में जकड़ दिया। अंबर उसी वक्त जंजीरें तोड़कर भाग सकता था, मगर उसने ऐसा न किया। वो गिरफ्तार होकर उस जगह पहुंचना चाहता था जहां दूसरे कैदियों को रखा जाता था। उसे यकीन था कि उन कैदियों से उसे नाग और मारिया का कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। अंबर और बंगाली दादा को पकड़कर गोरों ने शहर के कोने पर दरियाए जमुना के किनारे
एक पुराने किले के बुर्ज में बंद कर दिया। रात उन्होंने बगैर कुछ खाए पिए गुजार दी। सुबह उन्हें थोड़ा सा पानी और बासी चावल खाने को दिए गए। अंबर ने बंगाली दादा से कहा, दादा ये गोरा फौज हमारे साथ क्या सलूक करेगी? बंगाली दादा ने सर खुजाते हुए कहा, बेटा वही सलूक करेगी जो इसने दूसरे हुर्रियत पसंदों के साथ किया है, यानी हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अंबर बोला, दादा क्या तुम फरार होना चाहते हो? बंगाली दादा हंस पड़ा, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो बेटा, भला इस खूनी बुर्ज से हम अपनी जंजीरें तोड़कर भाग सकते हैं क्या? बाहर गोरा फौज की पूरी पलटन पहरा दे रही है। अंबर ने कहा, दादा क्या चंद्र को मैंने कैद खाने से नहीं निकाला था? मैं तुम्हें भी आज़ाद करा सकता हूँ। बंगाली दादा को कुछ हौसला हुआ, जल्दी से कहने लगा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्यों नहीं, तो फिर देखते क्या हो, जो करना है करो, हम भागकर नेपाल चले जाएंगे चंद्र के पास। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि किले में शोर मच गया। उन्हें धुएं की बू महसूस हुई। अंबर ने लपक कर पत्थर के दरवाजे की खिड़की में से बाहर देखा। उसे अपनी तरफ शोले बढ़ते नजर आए। गोरों ने किले के बुर्ज में तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। इतने में दो गोरे जलती हुई मशलें लेकर आए और उन्हें खिड़की में से अंदर फेंक दिया। कोठली में रखी हुई घास को आग लग गई। बंगाली दादा घबराकर दीवार के साथ लग गया। कोठली में धुआं भर गया। खांस खांस कर बंगाली दादा का बुरा हाल हो गया। अंबर ने पत्थर के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। घास में लगी हुई आग के शोलों ने बंगाली को अपनी लपेट में ले लिया। वो चीखने चिल्लाने लगा। अंबर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर आग ने बंगाली दादा के कपड़ों को जलाने के बाद उसके जिस्म को भी जला डाला। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आग सारी कोठली में भर गई थी। कोठली तंदूर बन चुकी थी। अंबर को आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जब आग बुझी तो बंगाली की लाश जलकर स्याह हो चुकी थी। अगले रोज गोरों ने सुलाहों की मदद से कोठली का पथरीला दरवाजा खोला तो ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि बंगाली तो जलकर राख हो चुका था, लेकिन अंबर उसी तरह बिल्कुल सही व सालिम गर्म अंगारों पर बैठा उनकी तरफ घूर कर देख रहा था। गोरे दहशतज़दा होकर बाहर को भागे। अंबर उनसे बंगाली दादा का इंतकाम लेना चाहता था। उसने लपक कर दोनों गोरों को गर्दनों से पकड़कर ऐसे ही झटके दिए कि उन दोनों की गर्दनें लटक गईं। अंबर ने उन्हें गर्म राख पर रखकर फेंक दिया और ऊपर हाथों से अंगारे डाल दिए। इस काम से फारिग होकर वो बुर्ज की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। किले के सहन में सिख सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने कैदी को बेखौफो खतर बाहर की तरफ जाते देखा तो उस पर गोलियां चला दी। अंबर पर उन गोलियों का कोई असर न हुआ। उसने वापस मुड़कर एक सिख फौजी के हाथ से बंदूक छीन ली और ऊपर तले फायर करके 6-7 सिख फौजी वहीं ढेर कर दिए। बाकी पीछे हटकर पत्थरों और दीवार के अकम में छुपकर अंबर पर फायर करने लगे। ये देखकर उन फौजियों के होश उड़ चुके थे कि अंबर पर गोली का बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। अंबर किले से बाहर आ गया। किले की दीवार के साथ कुछ घोड़े खड़े थे। उसने एक घोड़ा खोला, उस पर सवार हुआ और दरिया की जानिब निकल गया। सारा दिन वो दरिया किनारे फिरता रहा। सोचता रहा कि नाग और मारिया को वो कहाँ तलाश करे, उनसे मुलाकात कब और क्यों कर होगी। वापस शहर में आकर उसने कमला का पता किया तो मालूम हुआ कि बंगाली दादा की गिरफ्तारी के बाद वो भी अपनी माँ के साथ नेपाल की तरफ फरार हो गई है। कहीं नाग और मारिया नेपाल की तरफ तो नहीं निकल गए। ये ख्याल अंबर के दिल में बैठ गया, क्योंकि मुल्क के अक्सर लोग भागकर उधर का रुख कर रहे थे। फिर उसने बंगाली दादा से भी यही सुन रखा था कि नेपाल में एक बहुत बड़ा सांप देवता का मंदिर भी है। हो सकता है नाग उस मंदिर में पहुंच चुका हो और पुजारी पुरोहित बनकर वहां मेरी राह देख रहा हो। नेपाल चलो। अंबर ने नेपाल जाने का फैसला कर लिया। रात हो गई थी। अंबर काली घाट पर एक जगह बैठा हुआ था। उसका घोड़ा जरा परे खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर रात का अंधेरा फैल चुका था। अंबर ने सोचा कि उसे रात किसी जगह आराम करना चाहिए और सुबह पौ फूटने नेपाल की जानिब कूच कर जाना चाहिए। वो घोड़े पर सवार हुआ और दरिया किनारे के मछेरों की आबादी की तरफ आ गया, इस ख्याल से कि यहाँ किसी झोंपड़ी में वो रात बसर करेगा। वो झोंपड़ियों के करीब पहुंचा तो अचानक किसी ने उसके सर पर जोर से कोई भारी चीज मारी। अंबर पर कुछ असर न हुआ। वो समझ गया कि कोई शख्स उसे पकड़ना चाहता है। उसने पलट कर देखा। एक आदमी डंडा हाथ में लिए उसे हैरत से देख रहा था, क्योंकि उसके हिसाब के मुताबिक जिस कदर ताकत से अंबर को डंडा मारा गया था तो अंबर की खोपड़ी को 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ये था कि उसका अपना डंडा आगे से टूट गया था। अंबर ने सोचा कि बेहोश हो जाना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि ये लोग कौन हैं। कहीं इन्होंने नाग को भी तो कैद नहीं कर रखा। चुनाचे अंबर घोड़े से गिर पड़ा और यूं ही झूठ मूठ दिखाने को बेहोश हो गया। 2 आदमी भागकर उसके पास आ गए और बातें करने लगे। जख्मी नहीं हुआ, कमबख्त बेहोश हो गया है। बड़ी सख्त हड्डी का मालूम होता है। जरूर अंग्रेजों का भेजा हुआ जासूस होगा। चलो इसे बख्त खान के पास ले चलें, एक तरफ से पकड़ो। उन्होंने अंबर को डोली डंडा करके उठाया और मुख्तलिफ झोंपड़ियों के इर्द गिर्द से होकर एक बड़ी पुरस्रार सी झोंपड़ी में ले गए, जहां 2 आदमी पहले से पहरा दे रहे थे। अंबर कानी आंख से ये सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। झोंपड़ी के अंदर मट्टी का एक दिया रोशन था। 3-4 आदमी सरों पर स्याह पगड़ियां बांधे जमीन पर बैठे थे। एक अच्छी शक्लो सूरत का सुर्खो सफ़ेद भारी भरकम आदमी लकड़ी की उल्टी की हुई कश्ती पर बैठा था। उसके सर पर लोहे की टोपी थी। अंबर को उसके सामने लाकर डाल दिया गया। उस शख्स ने भारी रोबदार आवाज़ में पूछा, ये कौन है? इसे कहाँ से पकड़ कर लाए हो? खान, ये अंग्रेज़ों का जासूस है।
झोंपड़ियों के पास हमारी जासूसी कर रहा था। अब अंबर उठकर बैठ गया और खान की तरफ देखकर बोला, मैं जासूस नहीं हूँ, बल्कि गोरों की कैद से भागा हुआ कैदी हूँ। मेरे साथियों को गोरे पकड़कर ले गए हैं। खान ने दिए की लौ ऊंची कर दी और अंबर को झुक कर देखा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुझे तो तुम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं लगते। सच सच बताओ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। अंबर मुस्कुराया। पहले तुम बताओ खान के तुम कौन हो? खान ने कहा, मैं बख्त खान हूँ। अंबर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। बख्त खान, तुम एक गयूर और बहादुर सिपाही हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बकवास बंद करो। बख्त खान ने हाथ खींच लिया और पहले से ज्यादा गरज कर बोला, कौन हो तुम? इसके साथ ही बख्त खान उठ खड़ा हुआ और उसने तलवार नयाम से निकाल ली। अगर तुमने मेरी बात का सही जवाब ना दिया तो अभी इस तलवार से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अंबर मुस्कुराया। खान, तुम मेरा काम तमाम नहीं कर सकते। काश कोई ऐसा इंसान भी मुझे मिलता जो मेरा काम तमाम कर सकता। अब मैं इस लंबी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम अंबर है और मैं 5000 साल से इस जमीन पर जिंदा चला रहा हूँ। मच्छेरे अंबर की इस बात पर हंस पड़े। बख्त खान ने तलवार की नोक अंबर की गर्दन पर रख दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो। तुम गोरों के जासूस हो। दूसरे मछेरे भी पुकार उठे, खान, इसे ख़त्म कर दो। ये अंग्रेज़ों का मुखबिर है। अगर इसे ज़िंदा छोड़ा तो ये हम सब को फांसी पर चढ़ा देगा। अंबर ने कहा, खान, मैं तुम्हारी बेहद इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हारी तलवार के 2 टुकड़े करके एक बहादुर इंसान की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम पर यह साबित करके रहूँगा कि मैं तुम में से किसी के हाथों भी नहीं मार सकता। और ये कि 5000 सालों से मौत मेरा ताक़ुब कर रही है, या ये कि मैं मौत का ताक़ुब कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी ये तलवार अपने किसी नौकर को देकर कहो कि वो मेरी गर्दन पर अपनी पूरी ताकत से वार करे। अंबर की इन बातों का बख्त खान पर बड़ा शदीद असर हुआ। फिर भी वो अमन को आजमाना चाहता था कि वो कहाँ तक सच बोल रहा है। उसने तलवार अपने एक साथी को देकर कहा, इसकी गर्दन पर वार करो। अंबर बोला, बख्त खान, मेरी गुजारिश है कि तुम अपनी तलवार इसे मत दो, क्योंकि ये तलवार बड़ी कीमती है, टूट जाएगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। अपने साथी से कहो कि अपनी तलवार से मुझ पर वार करे। बख्त खान सोचने लगा कि कैसा नौजवान है जो इतने एतमाद और भरोसे के साथ अपनी मौत को दावत दे रहा है। उसने अपने साथी से कहा, नजफ खान, अपनी तलवार से इस जासूस की गर्दन उड़ा दो। ये हमें अपनी बातों से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। नजफ खान ने अपनी तलवार सौंध कर लहराई और अंबर पर वार किया। असल में अंबर बख्त खान पर अपनी ताकत जाहिर करना चाहता था ताकि उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसे मालूम था कि वो एक मुहिब्बे वतन इंसान है, मगर उसे हम वतनों की गद्दारी ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो रुपोश हो रहा है और उसे अंबर की मदद की ज़रूरत है। और फिर वही हुआ जो होता आया था, यानी तलवार अंबर के जिस्म से टकराकर 2 टुकड़े हो गई, क्योंकि नजफ खान ने भरपूर ताकत से अंबर पर वार किया था। बख्त खान अपनी जगह से उठा और झुककर तलवार के टुकड़ों को गौर से तकने लगा। फिर उसने अंबर के जिस्म को हाथ लगाकर टिटोला और कहने लगा, ये कैसे हो गया? अंबर ने कहा, मैं ना कहता था कि आप में से कोई भी मुझे हलाक नहीं कर सकता। आपने नाहक नजफ खान की तलवार खो दी। नजफ खान भी दीदे फाड़ कर दूसरे सिपाहियों के साथ अंबर को तक रहा था। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी बात ना देखी थी। बख्त खान ने अंबर से हाथ मिलाया और उसे अपने पास बिठाकर कहा, नौजवान, तुम कौन हो? सच सच बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी इस ताकत की कदर करता हूँ। अंबर ने कहा, बख्त खान, तुम एक बहादुर आदमी हो और सच्चे मुहिब्बे वतन हो। मैं तुम्हारे जज्बे का एहतराम करता हूँ। मैं तुमसे वही बात कहूँगा जो पहले कही थी। मेरा नाम अंबर है। मैं 5000 बरस से जिंदा हूँ और तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन बातों को ना समझ सकोगे। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बख्त खान ने गहरा सांस लेकर कहा, मैंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी कि किसी तरह मुग़ल बादशाह मेरी बात मान ले और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में मेरे साथ शरीक हो जाए, मगर शाही महल के साजिशियों ने ऐसा ना होने दिया और बहादुर शाह का तख्त छिन गया। शहजादे कत्ल हो गए और बादशाह को जिला वतन कर दिया गया। अब मेरा इस मुल्क में रहना और अंग्रेज़ों के साथ अकेले जंग करना हिमाकत है। मैं अपने साथियों के हमरा इस मुल्क से जाना चाहता हूँ, लेकिन दुश्मनों ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए चारों तरफ जाल फैला रखा है। मेरे सर की कीमत 1 लाख रुपया मुकर्रर कर दी गई है। मैं जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहता। मैं अगर तलवार लेकर बाहर निकला हूँ तो 20-50 दुश्मनों को कत्ल करके आखिर गिरफ्तार हो जाऊँगा और यूँ अंग्रेज़ मुझे जिल्लत के साथ हलाक कर देगा और हिंदुस्तान की तारीख पर एक और दाग लग जाएगा। अंबर ने कहा कि आप नेपाल जाना चाहते हैं? हाँ, हमने यही फैसला किया है कि शुमाल के जंगलों से गुजर कर नेपाल पहुँच जाएँ। वहाँ अंग्रेज़ हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। अंबर ने बख्त खान का जवाब सुनकर कहा, फिर आप इस झोंपड़े में किसका इंतजार कर रहे हैं? नजफ खान बोला, हमारा एक आदमी कश्ती का बंदोबस्त करने गया था मगर वो पकड़ा गया। अब हम सोच रहे हैं कि रात की तारीकी में दरिया में कूद कर दरिया पार कर जाएं और वहां से फरार हो जाएं। दरिया के दूसरे किनारे पर हमें घोड़े मिल जाएंगे। अंबर ने कहा, दरिया चढ़ाव पर है, उसमें खतरा है। आप मुझे खिदमत का मौका दें, मैं किसी न किसी तरह से कश्ती का इंतजाम करता हूँ। मुझे ये बताएं कि कश्तियाँ कहाँ पर हैं? बख्त खान कहने लगा, अंग्रेज़ों ने उन माहीगीरों की सारी कश्तियाँ जला दी हैं। यहाँ से 2 कोस के फासले पर घाट पर कश्तियाँ खड़ी हैं।
اگر وہاں سے ایک کشتی لا سکو تو ہم اس پر سوار ہو کر دریا پار کر سکیں گے۔ امبر نے کہا میں ابھی جا کر کشتی لاتا ہوں، آپ لوگ میرا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر امبر جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ بخت خان کے ساتھی جھونپڑے میں اس کا انتظار کرنے لگے۔ نجف خان نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ کہیں یہ شعبدہ باز ہمیں دھوکہ نہ دے جائے۔ اس پر بخت خان نے کہا اس نوجوان کی آنکھوں میں مجھے خاندانی چمک نظر آئی ہے، وہ ہم سے کبھی غداری نہیں کرے گا، یاد رکھو خاندانی انسان مر جاتا ہے مگر اپنوں سے غداری کبھی نہیں کرتا۔ امبر وہاں سے سیدھا گھاٹ پر پہنچا۔ وہاں دریا کنارے کشتیاں کھڑی تھیں مگر گورا فوج کی ایک کمپنی پہرا دے رہی تھی۔ یہاں سے کشتی چرانا مشکل کام تھا کیونکہ گورے فوجی بندوقیں تلواریں لیے کھڑے تھے۔ امبر نے گھاٹ کے ارد گرد گھوم کر جائزہ لیا۔ گھاٹ کے عقب میں ایک 2 منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ امبر کے دماغ میں ترکیب آئی، وہ کسی نہ کسی طرح اندھیرے میں رینگتا ہوا عمارت کے پیچھے آ گیا۔ یہاں پر ایک لالٹین جل رہی تھی، پاس ہی ایک گورا سپاہی سٹول پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ یہ بڑا آسان شکار تھا۔ امبر نے قریب جا کر اس کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ ہاتھ گویا ایک چٹان تھی جس نے گورے سپاہی کی گردن کی ہڈی توڑ دی۔ وہ گر پڑا۔ امبر نے لالٹین اتار کر اس کا مٹی کا تیل عمارت کے دروازے پر چھڑکایا اور آگ لگا دی۔ مٹی کے تیل نے جلدی آگ پکڑی، دروازہ دڑ دڑ جلنے لگا۔ امبر بھاگ کر واپس گھاٹ کے پتھروں کے پیچھے آ کر چھپ گیا۔ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ اس عمارت کے اندر گولہ بارود جمع ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عمارت کو آگ لگے گی تو سپاہی اس طرف بھاگ کر آئیں گے، اتنے عرصے میں وہ کشتی کھول کر لے جائے گا۔ لیکن جو ہی آگ گولہ بارود تک پہنچی ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا اور 2 منزلہ عمارت کے پرخچے اڑ گئے، ساتھ ہی گورا پلٹن بھی ختم ہو گئی۔ امبر پتھروں سے باہر نکل آیا۔ عمارت کا ملبہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا، چاروں طرف گورا فوج کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ دھماکے کی آواز بندرگاہ تک ضرور پہنچی ہوگی اور وہاں سے دوسری پلٹن اس طرف بھاگی چلی آ رہی ہوگی۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دریا کنارے آیا اور ایک کشتی میں سوار کر اس کی رسی کاٹ دی اور چپو چلاتا ہوا اسے دریا کے اتار پر کھینچنے لگا۔ کشتی جس وقت بخت خان کے جھونپڑے تک پہنچی تو بندرگاہ کی گورا پلٹن سکھ پلٹن کے ساتھ گھاٹ پر پہنچنے والی تھی۔ دھماکے کی خوفناک آواز سن کر بخت خان اور اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے اور تشویش کے ساتھ امبر کا انتظار کر رہے تھے۔ امبر نے آتے ہی کہا جلدی سے اس کشتی میں سوار ہو جائیں، میں نے بارود کا ذخیرہ اڑا دیا ہے۔ بخت خان اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گیا اور دریا کے دوسرے کنارے کی طرف کشتی چل پڑی۔ گورا فوج نے گھاٹ پر پہنچ کر گولیاں چلانی شروع کر دی تھی۔ بخت خان نے کہا اگر تم ذرا دیر کر دیتے تو ہم دریا میں اتر چکے ہوتے، کیونکہ دھماکے کی آواز کے بعد ہمارا جھونپڑے میں رہنا خطرناک تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ دھماکہ تم نہیں کیا ہے اور اب وہاں گورا فوج پہنچ کر چاروں طرف بکھر جائے گی اور ہم قابو میں آ جائیں گے۔ امبر نے کہا اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس عمارت میں گولہ بارود کا ذخیرہ موجود ہے۔ سکھ فوجی دریا کی طرف بھی گولیوں کی باڑ مار رہے تھے۔ کچھ گولیاں کشتی کے قریب دریا میں گری، پانی اچھل کر کشتی میں سوار لوگوں پر گرا۔ بخت خان نے حکم دیا کہ کشتی زور سے چلاؤ۔ کشتی کنارے پر پہنچ گئی، لیکن اب دھماکے کے بعد اس کنارے پر بھی خطرہ منڈلا رہا تھا، کیونکہ دوسری جانب سے گورا فوج نے بھی کشتیوں پر دریا پار کر لیا تھا۔ نجف خان نے کہا ہمیں پرانے کھنڈر میں جا کر چھپ جانا چاہیے، ہم آج یہاں سے فرار ہو سکیں گے۔ بخت خان بولا تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے، ساتھیوں جلدی سے پرانے کھنڈر کی طرف بھاگو۔ صبح ہونے والی تھی، ہلکی ہلکی نیلی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ پرانا کھنڈر دریا کنارے کے پاس ہی تھا۔ درختوں کے جھنڈ تھے، جنگلی جھاڑیاں تھیں اور کسی بارادری کا کھنڈر تھا جس کے سفید پتھروں کی سلیں ادھر ادھر پڑی تھیں۔ پیچھے کی جانب جنگلی جھاڑیوں میں کھو سا بن گیا تھا۔ نجف خان کو اس کھنڈر کا علم تھا۔ بخت خان کو ساتھ لے کر کھو کے اندر اتر گیا۔ دوسرے سپاہیوں نے کہا ہم درختوں کے پیچھے جھاڑیوں میں چھپ کر دن بسر کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ بخت خان کے وفادار سپاہی درختوں کے پاس جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئے۔ امبر بھی بخت خان کے ساتھ ہی کھو میں اتر گیا۔ ایک پتھر کی سل اٹھا کر انہوں نے کھو کے منہ پر رکھ دی۔ وہ اپنی جانب سے تو بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی۔ امبر نے کھو میں سے گردن باہر نکال کر دیکھا، دریا کنارے اسے سکھ اور گورا فوج کے کچھ سپاہی جھاڑیوں میں جھک جھک کر مفرور سپاہیوں کو تلاش کرتے نظر آئے۔ اس نے بخت خان سے کہا کہ دشمن سر پر پہنچ گیا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ بخت خان نے تلوار کھینچ کر کہا خدا کی قسم بخت خان 6-7 کو مار کر جام شہادت نوش کرے گا، ابھی آپ چھپ جائیں۔ امبر نے بخت خان کے جوش کو کسی قدر ٹھنڈا کیا اور اسے کھو میں چھپا دیا۔ کھو کے منہ پر پتھر کی سل رکھ دی گئی۔ دن کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ نجف خان بھی جوش کے عالم میں تھا اور بخت خان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ امبر نے جھاڑیوں میں سے دیکھا کہ 2 سکھ فوجی ایک گورے سپاہی کے ساتھ بارادری کے کھنڈر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ ہر جھاڑی میں سنگین مار کر دیکھ لیتے تھے کہ کہیں مفرور دشمن وہاں تو نہیں چھپا ہوا، یہاں تک کہ وہ اس کھو کے پاس آ گئے جہاں بخت خان، نجف خان اور امبر چھپے ہوئے تھے۔ امبر نے سرگوشی میں کہا آپ لوگ کوئی آواز نہ نکالیں، ان کو میں سنبھال لوں گا۔ اتنا کہہ کر امبر کھو کے منہ پر آ کر جھک کر بیٹھ گیا اور باہر تکنے لگا۔ اب ایک سکھ سپاہی تلوار لے کر کھو کے منہ پر آ گیا اور جھک کر بولا صاحب ادھر ضرور دشمن چھپا ہے۔ گورے نے کہا پتھر اٹھا کر دیکھو۔ پھر کیا تھا، سکھ نے ٹھوکر مار کر پتھر کی سل پر ایک گرا دی۔ اس سے پہلے کہ دشمن بخت خان کو دیکھ لے، امبر چھلانگ لگا کر باہر نکل آیا اور سکھ کے ہاتھ سے تلوار چھین کر ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا وار اس نے دوسرے سکھ پر کیا۔ سکھ سپاہی نے بھی امبر پر گولی چلا دی۔
मगर गोली का कोई असर न हुआ और अंबर की तलवार सिख के सीने में उतर गई। इस अरसे में गोरा सिपाही बंदूक से कई गोलियां अंबर पर चला चुका था। उसकी बंदूक खाली हो गई। अंबर तलवार से उसकी तरफ बढ़ा। गोरा भागा। अंबर ने पीछे से वार किया। तलवार गोरे के शाने पर पड़ी और नीचे तक उतर गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर बख्त खान के वफादार सिपाही भी झाड़ियों से निकल आए और उधर से कुछ और सिख फौजी भी गोलियों के धमाके सुनकर लपके। अब बख्त खान ने भी तलवार निकाल ली। जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। तलवार से तलवार टकराने लगी, लेकिन बख्त खान और नजफ खान ऐसे माहिर तलवारबाज का मुकाबला आम सिपाही भला कहाँ कर सकते थे। थोड़ी देर में उनकी लाशें जमीन पर तड़प रही थी। कुछ सिपाहियों को अंबर ने खत्म कर दिया। मैदान साफ हुआ तो अंबर ने कहा, अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। मुर्दा सिपाहियों के घोड़े जरा परे दरख्तों में बंधे थे। उन्होंने खोले, उन पर सवार हुए और शमाल की जानिब घोड़े दौड़ाए। कीकर और फलाही के जंगल के दूसरे किनारे पर जाकर वो एक टिकरी पर चढ़ गए और दूसरी जानिब उतरकर एक जगह आम के झुंड में रुक गए। बख्त खान ने कहा, अंबर तुम अगर चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे साथ ख्वामख्वाह परेशान होते फिरो। हम यहाँ से जंगल जंगल छुपते छुपाते लखनऊ पहुँच जाएंगे, जहाँ से नेपाल की राह लेंगे। अंबर ने कहा, बख्त खान मैं एक बहादुर सिपाही को बीच मंझधार में नहीं छोड़कर जा सकता, और फिर लखनऊ में चारों तरफ आग लगी है। अंग्रेजी फौज तुम्हारे खून की प्यासी चारों तरफ फिर रही है। लखनऊ में तुम महफूज ना रह सकोगे। नजफ खान ने कहा, सरदार अंबर ठीक कहता है। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ सफ़र करेंगे जाएं तो नैनीताल से निकलकर हम हिमालय की तराई में दाखिल हो जाएंगे। फिर वहाँ से हम नेपाल तक पहुँच सकते हैं। हमें लखनऊ से दूर ही रहना होगा। इसमें आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। बख्त खान कुछ सोचने लगा, फिर अंबर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारा ख्याल अच्छा है अंबर, हम लखनऊ नहीं जाएंगे, बल्कि नजफ खान के ख्याल के मुताबिक यहाँ से नैनीताल की तरफ सफ़र करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तुम्हारा हमारे साथ रहना मुनासिब नहीं, क्योंकि अब हम ख़तरों का खुद ही मुकाबला करेंगे और वैसे भी आगे जंगल शुरू हो रहा है। यहाँ कोई अंग्रेज़ी फ़ौज नहीं है। अंबर ने कहा, नजफ खान मैं खुद नेपाल जाना चाहता हूँ। मुझे अपने एक भाई नाग और बहन मारिया की तलाश है। मेरा दिल कहता है कि वो लोग नेपाल के बड़े मंदिर में मुझे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं भी आपके साथ चलूँ। बख्त खान कहने लगा, नौजवान हमें क्या इतराज़ हो सकता है, बल्कि हमें तो खुशी होगी क्योंकि तुम हमारे साथ होगे तो हम कई मुसीबतों का शिकार होने से बच जाएंगे। चुनाचे अंबर उन लोगों के साथ नेपाल की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।